पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का कहां से क्या रीजन्स क्या है भाई? यही तो है पश्चिमी घाट, यही तो पश्चिमी घाट है ना। जो पश्चिमी घाट का टोटल लंबाई 1600 किलोमीटर का, भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी, दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी, दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी, दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी। आपको अब तो तेज पढ़ाएंगे एकदम, ये इसलिए भी कि फेज 3 वाले भी तो है। हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है। उपाय क्या है भाई इसका? लोग लेट आएंगे तो कैसे काम चलेगा? ऊंचाई क्या है? तो औसत ऊंचाई 1200 मीटर की इसकी है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? 6 राज्य में। यह गुजरात से शुरू होकर के, हाँ गुजरात, महाराष्ट्र, इस बात को कॉपी में लिख करके रखना है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, साथ ही तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, इसमें हिंदी अंग्रेजी की कोई अभी सवाल ही नहीं है, हिंदी अंग्रेजी की कोई बात ही नहीं है, जो हिंदी है उसी में अंग्रेजी भी है। ठीक है, चलिए। लंबाई 1600 मीटर, ऊंचाई 1200 मीटर, राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। यही राज्य है ना। छोड़िए, 1 मिनट भी डिस्टर्ब मत होइए आप, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। हाईएस्ट थोड़े लिखे हैं, सबसे औसत ऊंचाई लिखे हैं 1200 मीटर का। देखो ये किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है, इसका टाइप्स क्या कहोगे? फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, क्या है ये? अवशिष्ट है, ये टाइप क्या कहेंगे? नहीं, वहां तो फोल्ड ही नहीं होगा। क्यों फोल्ड नहीं होगा? देखो तो वहां कहाँ कहीं टक्कर हो रहा है, वो कगार है, प्रायद्वीपीय भारत का कगार है। सीधे याद रखना है कि पेनिनसुला इंडिया का जो है, पेनिनसुलर इंडिया का वो कगार है। 1600 के बाद दूसरा सबसे लंबा लंबा पर्वत श्रेणी है, दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है, लंबा पर्वत श्रेणी है। सबसे लंबा हिमालय, दूसरा सबसे लंबा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। सबसे लंबा हिमालय, और दूसरा वाला कौन है? वेस्टर्न घाट। दिखे थे आप? इससे पहले भी दिखी थी क्लास में क्या? फर्स्ट क्लास है आपका? हाँ वही तो है कि इससे पहले हम आपको देखे थे। अब ऐसा मत करिएगा कि फिर कभी ऐसा माहौल आए कि मार्केट में आप घूमे और हम लोग कहे कि भाई आपको कहीं देखे थे। हम देखना चाहते हैं आपको स्कूल में, ठीक है, कि आप एक शिक्षिका बने, एक स्कूल में जाए, और नहीं तो पता चलेगा बाद में कि टॉफी की दुकान पर मिलिएगा और वहाँ कभी हम लोग कहेंगे कि भाई आपको कहीं देखे थे, कहीं सर भूल गए, पढ़ते थे। तो हम भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? असफल होने वाले को कोई दुनिया में कोई याद नहीं करना चाहता है। मिशन 50 IAS आपका डाटा तक नहीं रखता है, उठा के कचरा में दे दिया जाता है। हटा भाई, सफल होने वाले का फोटो हम लोग सहेज सहेज करके रखे हैं, पूरे फाइल भरा पड़ा हुआ है, कहिएगा तो दिखवा देंगे। असफलताओं को कोई नहीं देखता है, ठीक है, ये हकीकत है। आप तो फॉर्म भरे होंगे ना? अरे यहाँ पढ़ रहे हैं तो फॉर्म भरे होंगे ना? 2 साल के बाद सब फॉर्म फेंक दिया जाएगा, बस कौन जानता है इसको। वही जो सफल हुआ है, ब्रजेश जी, उस सबका फोटो पूछ पूछ के रखते हैं, हमारे धरोहर है। हाँ पूछ लीजिए, हर साल फोटो पूछते हैं कि हमारे धरोहर है, तो उसमें नाम रखवाना है सबको, ठीक है। जी हाँ। हाँ? पश्चिमी घाट, एक लाइन लिख लो, प्रायद्वीपीय पठार की एक भ्रंश कागार है। प्रायद्वीपीय भारत की एक भ्रंश कागार है। फॉल्ट, फॉल्ट, किनारा को क्या कहेंगे? कगार को बताओ तुम्हें। हाँ कोस्ट है, हाँ कोस्ट कहेंगे निश्चित रूप से, एक फॉल्ट कोस्ट है। प्रायद्वीपीय पठार की एक कागार भ्रंश है, फॉल्ट कोस्ट है, ठीक है। लम अब इसको
कगार, कगार, जी हाँ कगार। गुजरात में आप लोग देखना यहां पर एक भ्रंश कगार है, किनारा है। कगार नहीं सुने हैं? ज्योग्राफिकल वर्ड किनारा नहीं, कगार ही होता है। ठीक है, आओ बोर्ड पर हो। चलेंगे थोड़ा सा आपको लेकर के। पश्चिमी घाट के सबसे उत्तर में कौन है? गुजरात है। सबसे उत्तर में गुजरात है। गुजरात में आप गिर पर्वत को देखना। गुजरात में कौन सा पर्वत है? जी हाँ, गिर पर्वत को देखिएगा। गुजरात में गिर पर्वत है, ये गिर पर्वत है, गिर माउंटेन है। गुजरात में कौन सा माउंटेन है? गिर माउंटेन है। और गिर माउंटेन फेमस रहा है, प्रसिद्ध रहा है किस लिए? एशियाई सिंह के लिए। ऐसे ही डायग्राम बना करके लिखते रहना है, ऑनलाइन वाले आपको भी। एक गिर पर्वत जो है ये एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध रहा है। ये सब एकदम दोस्त की तरह आपके साथ मिलेंगे, दोस्त की तरह। समझो कि ये नरभक्षण का गुण इसमें होता ही नहीं है। शेर की सबसे बेहतर सफारी इसी में होती है, इसी में होती है। आगे आए? पहले किनारा किनारा पढ़ा लेने दो, फिर अंदर चलेंगे। हाइट वाइट छोड़िए इसको, गिरवन की हाँ मत पहुंचिए। आप ही लोगों को दर्द होने लगता है जब पढ़ाते हैं तो। सुनो, कुछ लोगों को होता है, और मत ऐसे बोलो, मैं बहुमुखी आदमी हूँ, सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि ज्यादा पढ़ा दे तो भी गालियां खा लेते हैं, और नहीं बोले बकैती करके चल जाए तब तो खैर गाली खाने के हकदार है ये है, तब तो मिलना ही चाहिए। सही बात है, बकैती करके चले जाए तब तो हक है हमारा कि मिले, लेकिन मेहनत करके जाए तो मिले तो दुख होता है। ठीक है, हटाइए, आगे आओ। इसी के नीचे जानते हैं एक सहयाद्री, सबसे इंपॉर्टेंट है सहयाद्री। सहयाद्री, सहयाद्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट में सबसे वीवीआई है सहयाद्री ही। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सहयाद्री ही। कि पश्चिमी घाट में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से पूछा गया है तो वो सहयाद्री से पूछा गया है। क्यों पूछा गया सहयाद्री से सर? कि ये महाराष्ट्र में है। ये कहाँ कहाँ है देखते रहना, कि महाराष्ट्र में भी पश्चिमी घाट को सहयाद्री कहा जाता है। महाराष्ट्र में भी पश्चिमी घाट को सहयाद्री कहा जाता है। गोवा में भी इसे सहयाद्री कहा जाता है। गोवा में भी सहयाद्री कहा जाता है। और कर्नाटक में भी पश्चिमी घाट को सहयाद्री कहा जाता है। दिक्कत है? सहयाद्री। जैसे गुजरात से नीचे आओगे, पश्चिमी घाट का नाम क्या हो जाएगा? सहयाद्री। वेस्टर्न घाट कॉल्ड सहयाद्री। स्टेट लगा देना, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। ठीक है, इन तीनों राज्यों में सहयाद्री के नाम से जाना जाता है। इस सहयाद्री की जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, सहयाद्री की सबसे ऊंची चोटी, इसका हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, सहयाद्री की सबसे ऊंची चोटी है। वो सहयाद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। नाम सुना है क्या तुम लोग? कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख है। सहयाद्री की सबसे ऊंचा चोटी कुद्रेमुख है। सहयाद्री में कुद्रेमुख है। दिक्कत है? सहयाद्री बीपीएससी सिविल में 2 से 3 बार पूछा है सहयाद्री को। ठीक है, हैं? कलसू भाई एक चोटी वहां पर छोटा सा है, हाँ पश्चिमी घाट में ही है। दूसरा पुष्यगिरी याद रखना है। एक और इसी सहयाद्री का जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है, दूसरा सबसे ऊंची चोटी है, वो है पुष्पगिरी। सेकेंड हाईएस्ट पीक, दूसरा ऊंची चोटी, सेकेंड हाईएस्ट पीक, दूसरा ऊंची चोटी, और दूसरा ऊंची चोटी है पुष्यगिरी। पुष्यगिरी, इसका दूसरा सबसे ऊंची चोटी है पुष्पगिरी। पुष्प, पुष्पगिरी, पुष्यगिरी।
पुष्प नहीं, पुष्यगिरी, पुष्य कौन, ये कर्नाटक में है। जी हाँ, ये भी कर्नाटक में है, ये भी कर्नाटक में है, ये भी कर्नाटक में है। ठीक है। जी हाँ, हमने पढ़ाया सह्याद्री को। पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी कौन है? सह्याद्री है। सह्याद्री कौन कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में। सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, दूसरा सबसे ऊंची चोटी पुष्यगिरी है। अब इतना पढ़ोगे इससे काम निकल जाएगा। बाकी तो मैंने अच्छी किताबों को पढ़िएगा, उसमें सह्याद्री को केवल एक दो पेज में है, तो उतनी बातों को पढ़ना ठीक नहीं है। हमने उससे बस खींच करके जो काम की बातें थी आपको पढ़ा दिया। सह्याद्री पर है। दूसरा बात कर लेते हैं सह्याद्री के साथ एक नीलगिरी ग्रंथि का, नोट का, नीलगिरी नोट का। नीलगिरी भी क्या है? एक नोट का उदाहरण है। नीलगिरी ग्रंथि है, नीलगिरी ग्रंथि है, नीलगिरी नोट। ये नोट क्यों बोला जाता है? इसको ग्रंथि क्यों मानते हैं? क्यों ये पर्वत ग्रंथियां हैं? मेरे भाई, ये नीलगिरी भी एक इसलिए ग्रंथि है, ये नोट है, क्योंकि इस नीलगिरी के पास पश्चिमी घाट भी आकर के जुड़ते हैं और पूर्वी घाट भी आकर के ज्वाइंट करते हैं। तो वही तो स्थान को नोट कहते हैं जहां दो या दो से अधिक पर्वतों का एक मिलन बिंदु बनता हो, एक संगम बनता हो, यहीं से इन पर्वतों का विकास हुआ हो, यहीं से पर्वत जन्म लिए हो, बॉन्ड किए हो, उन्हीं को ना ग्रंथि कहा जाता है। जैसे आपने पामीर ग्रंथि को पढ़ा था। प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी पर्वत पर्वत ग्रंथि का उदाहरण है? तो नीलगिरी पर्वत पर्वत ग्रंथि का उदाहरण है। देखे थे? और क्वेश्चन एकदम लाजवाब बनेगा, आसान बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। इससे नीलगिरी ग्रंथि में पश्चिमी घाट भी आकर के मिलते हैं और इसी में पूर्वी घाट भी आके मिलते हैं, इसी में पूर्वी घाट भी आके मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का जो संगम बिंदु है वही नीलगिरी होगा, वही नीलगिरी होगा। एक चीज है जो और नीलगिरी से हम लोग को पूछता है, नीलगिरी पर्वत से, कि इसका सबसे ऊंचा चोटी, नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी फिगर बना दे क्या? एक फिगर बना देते हैं बोर्ड पर, उसको फटाफट कॉपी में बना लेना। सबसे ऊंचा चोटी दोडा बेटा, कौन सा चोटी है? जी हाँ, दोडा बेटा, दोडा बेटा। ये प्रायद्वीपीय भारत का या दक्षिणी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, सबसे ऊंचा चोटी है, दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। अगर इंडिया के एस्पेक्ट में देखोगे तो यही वह स्थान मिलेगा जो नीलगिरी पर्वत है। यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों संयुक्त होकर के मिलते हैं। जस्ट नीचे आइएगा तो अनाईमुडी पर्वत मिलेगा। जस्ट नीचे आओगे तो अनाईमुडी पर्वत मिलेगा। नीचे कौन सा पर्वत है? यही तो है, अनाईमुडी। यहाँ कौन सा है? अनाईमुडी। कर्नाटक के बाद अनाईमुडी, ठीक है थे? अनाईमुडी बोर्ड पर लिखे, अनाईमुडी, अनाईमुडी। दक्षिण भारत है। अनाईमुडी, अनाईमुडी। इसे अन्नामलाई भी कहीं कहीं लिखा मिलता है।
जी हाँ, अन्ना मलाई भी लिखा मिलता है, अल्लाह मलाई। और इस अन्ना मलाई में अनाई मुड़ी जो है एक नोट है, ये भी एक ग्रंथि है, ये भी एक ग्रंथि है। अनाई मुड़ी भी एक नोट है, और यह नोट सबसे ऊंचा है। ऊंचा कितना है? 2696 किलोमीटर। 2696 किलोमीटर, ये अनाई मुड़ी ऊंचा है 2696 किलोमीटर के लिए। आ? हाँ, किलोमीटर बोल रहे हैं हम, मीटर होगा। हाँ, कौन सा? तमिलनाडु में और केरल में, कर्नाटक में भी थोड़ा खंड जाता है उसका, थोड़ा तो आंध्र प्रदेश में भी है ना, इसमें लिखने की जरूरत। अनाई मुड़ी कितना है? 2696 किलोमीटर, 2696 किलोमीटर। हाँ, उसको भी 2600 अप्रॉक्स में है। आप देखोगे कि कुछ दर्रे हैं पश्चिमी घाट में, अक्सर प्रश्न उन दर्रों से पूछे जाते हैं। देखा है क्या अभी आपने कभी? पासेज को समझते हो? दर्रा, पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे हैं, पासेज हैं, जिसे अक्सर आपसे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। यहाँ दर्रों से ऐसा फिगर बनाया होगा, ऐसा फिगर बनाया होगा, ऐसा फिगर बनाया होगा। ये किसका सूचक है? दर्रों का सूचक है। तो दर्रा से क्वेश्चन पूछते आया है, जैसे थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। ठीक है, एक एक लाइन लिख लो। थाल घाट पर भी, थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा किसको किससे कनेक्ट करता है? थाल घाट किसको किसको जो है, मुंबई से नासिक, इसी से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग निकलती है। मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग निकलता है। डिटेल सी कर लो। मुंबई, नागपुर, कलकत्ता रेल मार्ग निकलता है। थाल घाट दर्रा से, दर्रा से थाल घाट पास से, थाल घाट दर्रा से, थाल घाट दर्रा से अंग्रेजी में क्या लिखोगे? थाल घाट पास, थाल घाट पासेज। मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरता है यहां से। भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, यहाँ थाल घाट के बाद बात कर लेंगे किस पर? भोरघाट पर। चार को दर्रा याद करके रखना है। भोरघाट दर्रा, बताओ भाई फटाफट बताओ भोरघाट दर्रा को। हाँ, मुंबई, पुणे, भोरघाट दर्रा। ऑनलाइन वाले तेज नहीं हो रहा है, आप लोग बताना। भोरघाट दर्रा, भोरघाट पास को, भोरघाट पास को। जो भोरघाट दर्रा है किससे किससे निकलता है? हाँ, मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई। मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। बेलगांव कर्नाटक में। हाँ, रेल मार्ग और सड़क मार्ग यहाँ से निकलता है, इसके लिए रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जुड़ता है, गुजरता है। अब पालघाट दर्रा, किताबों में पढ़ोगे, हाँ लिखा होगा कि यह केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है। किताब में इतना ही बात लिखा है कि यह केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है। लेकिन हम इसको थोड़ा ज्यादा ऊपर चल के आपको पढ़ा रहे हैं कि पंडित जी हैं, पंडित जी सेवा करिए, सेवा करिए। हाँ, पानी दे दीजिए।
आप कहाँ चली गई थी? आवाज जुड़ गया है। हम तो लगातार इधर जब से तबीयत खराब हुआ है आपको नहीं देखे हैं। हाँ, अब 2 दिन पर पहुंची। थोड़ा और दबाव दिया जाएगा तो 4 दिन पर मीटर पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, 2 दिन नहीं है। हाँ, आ जाइए आ जाइए। कल से नहीं, कल से नहीं। चलिए ठीक है। भोर घाट दर्रा नेक्स्ट है हम लोगों का। पाल घाट दर्रा नेक्स्ट कौन सा है? पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। ये यहाँ मिलता है पाल घाट दर्रा, एकदम अंदर में नीचे में। पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा किसे किसको कनेक्ट करता है? कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर। कालीकट केरल में, जी हाँ। ये कालीकट को, कालीकट, कालीकट, त्रिचूर, जी हाँ त्रिचूर, जी हाँ। कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। इंदौर भी, इंदौर भी। ये कनेक्ट होते हैं इससे, ठीक है। शॉर्टकट में पढ़ना हो तो वही, ये केरल को जोड़ता है किससे? तमिलनाडु से। हाँ, नहीं जगह है, जगह है। नहीं, इंदौर छोटा सा जगह है तमिलनाडु में। इंदौर, इंदौर तो मध्य प्रदेश में है। एक और दर्रा है, सेनेकोटा दर्रा। सेनेकोटा दर्रा इसी में है। सेनेकोटा दर्रा, सेनेकोटा दर्रा, सेनेकोटा पास, सेनेकोटा दर्रा, सेनेकोटा पास दर्रा, सेनेकोटा दर्रा, सेनेकोटा दर्रा। एक और कौन सा है? सेनेकोटा दर्रा, सेनेकोटा दर्रा। या किसको किससे? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को, तिरुवनंतपुरम को कनेक्ट करता है, जोड़ता है किससे? मदुरई से। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है? मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। 4 दर्रे पर हमने बातें की आपसे, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सोनकटा। थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनेकोटा, 4 दर्रे है ना। थालघाट किससे किसको कनेक्ट करता है? हाँ, थालघाट जोड़ता है मुंबई से नागपुर को। मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग, सड़क मार्ग गुजरता है इससे, मुंबई, नागपुर और कोलकाता के लिए। भोर घाट दर्रा किससे होकर कहां गुजरता है? मुंबई, पुणे, चेन्नई, ठीक है। पालघाट दर्रा, हाँ कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर और इंदौर, यानी केरल को तमिलनाडु से। सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। ये पश्चिमी घाट की एक रूपरेखा है, जहां आगे अब इसको एक बार और हम भुनाएंगे, उपयोग करेंगे जब क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ेंगे तब। क्योंकि पश्चिमी घाट कंप्लीट रूप से भारत में मॉनसून को प्रभावित करता है, मॉनसून के दशा और दिशा को तय करता है। इसी पश्चिमी घाट से पहली बार मॉनसून की टकराहट होती है। 1 जून को मॉनसून यहां पहुंचता है, 1 जून को मॉनसून होता है। जो पश्चिमी घाट से जब टकराता है तो उसे मॉनसून प्रफोस्ट बोला जाता है, मॉनसून प्रफोस्ट बोला जाता है, मॉनसून ब्रेक बोला जाता है, मॉनसून धमाका बोला जाता है।
पहली बरसात की वो बूंदे जो केरल के इन तटों पर प्राप्त होती है। अब देखोगे जैसे जैसे इस पश्चिमी घाट में भी हम साउथ से नॉर्थ होते हैं, वर्षा की मात्रा कम होते जाती है। केरल से कर्नाटक जाओ, कर्नाटक से गोवा जाओ, गोवा से मुंबई जाओ, मुंबई से गुजरात, यहाँ वर्षा की मात्रा धीमे धीमे कम होते जाती है। इसका कारण एक दो और है। कारण क्या है कि ये साउथ टू नॉर्थ की ओर इसका लंबाई भी कम होते जाता है। कोई दिक्कत? उसका हाइट भी कम होते जाता है। लंबाई नहीं, इसका हाइट कम होते जाता है। तो जैसे हाइट कम होगा तो मानसूनी हवाएं ऊपर से भी क्रॉस करने लगेंगे ना। वर्षा की मात्रा पर सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई। एक तरफ तो इधर इसके वेस्ट साइड में पश्चिम दिशा में 250 सीएम तक के वर्षा हो रहा है, जबकि इसे जस्ट पूरब दिशा में आ जाओ तो यहाँ वृष्टि छाया 50 सीएम तक का वर्षा है। पासेज के माध्यम से मानसूनी हवाएं निकल करके कुछ क्षेत्रों में वर्षा कराती है कि नहीं? तो ये चीजें यहाँ बन जाता है। चलिए आगे बात करेंगे आपसे पूर्वी घाट पर। पूर्वी घाट पर देखो, पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? पूर्वी घाट का विस्तार है, सुनिए, पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट का एक्सपेंशन कहां से कहां तक है? यह वही कन्याकुमारी से पुनः इसका विस्तार अगर देखोगे तमिलनाडु से लेकर के तो रेंगमा पहाड़ी तक का है। लेकिन आपको रेंगमा तक पढ़ाएंगे तो आप लोग फिर गड़बड़ा दीजिएगा। रेंगमा कहाँ? असम में। ये सब पूर्वी घाट का हिस्सा माना जाता है। रेंगमा असम में सब पूर्वी घाट का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। असम में शिलोंग प्लेटू है, असम में शिलोंग का पठार है। प्रायद्वीपीय भारत का, असम में नहीं, मेघालय में, प्रायद्वीपीय भारत का ईस्टर्न पॉइंट है करबी। हाँ, कार्बी एंगलोंग भी है वहां पे। तो कार्बी एंगलोंग कैसे टूटा है ये तो मन करता है पढ़ाने का, ठीक है, लेकिन पढ़ाएंगे, चलो कोई बात नहीं। हाँ, टाइम भी है मेरे पास, सब चीज है, इसमें दिक्कत नहीं लेना है ना। हाँ हाँ, वो टूटा है कैसे, भ्रंश पैदा हुआ, वो मालदा गैप के कारण वो पृथक हुआ है। एनसीईआरटी में भी इस लाइन को लिखा है कि कार्बी एंगलोंग पठार जो है मालदा गैप के कारण, मालदा भ्रंश के कारण वह पृथक हुआ है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। और देखो बहुत अच्छी चीजें हैं कि आप में बहुत सारे लोगों को एनसीईआरटी अच्छा समझ में आता है, समझ रहे हैं आप। एनसीईआरटी एक बार में पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। एनसीईआरटी ऐसी किताब है जिसको एक से ज़्यादा बार पढ़ने की ज़रूरत है, कम से कम 3 बार पढ़िए, उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। पहला बार में तो शब्द समझ में आता है कि ये लिखा क्या है इसमें, ठीक है, और फैक्ट समझ में आता है कि पहली बार में आपको फैक्ट समझ में आ गया। दूसरी बार जब पढ़ोगे तब राइटर थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। अच्छी किताबें बहुत आसानी से समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा तो वहाँ स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबके पास एनसीईआरटी होगा ही होगा, क्योंकि घर से गुरु मंत्र लेकर के तो चलते ही हो कि एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। और एक आध साल तक एनसीईआरटी पर डिपेंड रहिए। 2025 के बाद एग्जाम आपका एनसीईआरटी से ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसे अभी सिविल वगैरह वाला पेपर थे उसमें एनसीईआरटी सब कुछ थोड़े है। हाँ, 1-2 साल 2025 बल्क में वैकेंसी 2025 तक होगा, और 2025 के बाद आपकी वैकेंसियाँ स्लो हो जाएंगी। हर साल होगा लेकिन सीट 10,000 रहेगा, क्या करोगे? 10,000 में फिर इससे संख्या ज़्यादा रहेगा, हर साल रोटेट होते रहेगा। हम भी वही चाहते हैं कि सीट कम हो, सीट भले कम ही हो, अब फिर लगेगा सब हमको ट्रोल इधर करने। सुनो, सीट कम हो लेकिन निश्चित रूप से हर साल ये वैकेंसी आता रहे कि मेहनत करने वाले लोगों को एक आयाम मिले, ठीक है। और चांस थोड़ा बढ़ा दे, 6-7 चांस कर दे। आ, आ, हाँ, एज पर डिपेंड रहेगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। आ, किसका?
यूपीएससी का तो अटेम्प्ट है ना। चलिए ठीक है, पूर्वी घाट लगाए हो, नहीं तो ले चलेंगे पूर्वी पठार पर। पूर्वी पठार पर ईस्टर्न प्लेटू, ईस्टर्न प्लेटू, ईस्टर्न प्लेटू, पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में कौन है? शिलोंग का पठार। पूर्वी पठार में कौन है? शिलोंग का पठार। पूर्वी पठार में है क्या? शिलोंग का पठार है, पूर्वी पठार में ही शिलोंग का पठार है, पूरा में ही शिलोंग का पठार है, शिलोंग का पठार है। शिलोंग के पठार में कौन कौन सी चोटियां हैं? कौन कौन सी चोटियां हैं सुनो। शिलोंग पठार मेरे भाई, यहाँ पूरा इंडिया को यही है, गारो, खांसी, मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा, मिकिर और रेंगमा, गारो, खांसी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन पूर्वी पठार का हिस्सा नहीं है, तो आप लोग को नाम याद रहेगा तब ना छटेगा। कौन कौन से है? गारो, खांसी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा, याद रहेगा ना। रुको अब इसका पोस्टमार्टम कर दे थोड़ा सा। गारो, खांसी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा, गारो, खांसी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा, यही से जो है। यहां सबसे वेस्ट साइड में गारो है, पता है ना इस सबका नामकरण किस नाम पर रखा गया है? ट्राइब्स के नाम पर रखा गया है, ट्राइब्स के नाम पर रखा गया है, जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। सबसे पहले गारो जनजाति, गारो के नाम पर ही गारो पहाड़ी का नाम रखा गया है। और जो गारो है मेरे दोस्त, गारो पर देख लो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है नोरकोर, नोरकोर ऐसा है। सबसे ऊंची चोटी कौन है? नोरकोर। हाँ, सबसे हाईएस्ट पीक है इसका, सबसे ऊंची चोटी है गारो का नोरकोर, सबसे ऊंची चोटी है नोरकोर। सबसे ऊंची चोटी कौन है? नोरकोर है, नोरकोर है। बहुत बातें अब गारो से नहीं पूछा जाएगा, जनजाति पूछा जाएगा, ऊंची चोटी पूछा जा सकता है, लेकिन खासी पहाड़ी जो है इससे पूछा जा सकता है। हाँ, तैयारी में क्वेश्चन आया है, देखिए क्वेश्चन तो घुस घुस के पूछिए रहा है, लड़कों ने घुस के नहीं पढ़ना चाहता है और अफसोस होता है। हम पढ़ाई करेंगे, अब एकदम जो है पैसा लिए हैं, पढ़ाएंगे भाई, सिलेबस का पैसा लिए हैं, ठीक है, और ऊपर ऊपर पढ़ाने का, ये बकैती करने का पैसा नहीं लिए हैं। चलो, और हम टाइम भी अपना नहीं देखते हैं कि मेरा मीटर चल रहा होगा तो थोड़ा धीमे धीमे पढ़ाएंगे तो 5-10 क्लास ज़्यादा जाएगा, कोई बात नहीं है। मेरा वो चीज़ मेरे रूटीन में नहीं है, मेरे पास तो समय नहीं है, इतना ज़्यादा डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तो फिर मैं यहाँ बैठ के समय क्यों काटूंगा। हाँ, एक टाइप का टीचर आ जाता है, जैसे हम लोग की क्लास वाइज भी है इसमें, तो फिर क्लास वाइज है तो चल रहा होता है कि चलो भाई एक कामधेनु गैया है, चलते रहेंगे धीमे धीमे, है कि नहीं है। खत्म नहीं होगा कभी ज्योग्राफी, वैसा वाला काम नहीं है, जितना तेज हो सके उतना तेज खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए, नोरकेर है। और ये चीज मिलेगा यहाँ खांसी, खांसी से खूब क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि सर इसकी आकृति कैसी है, खांसी पहाड़ की आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति कीपनुमा आकृति है। इसका शेप कैसा है, अंग्रेजी में शेप लिखेंगे, शेप कैसा है इसका? कीपनुमा शेप है, कीपनुमा शेप है, कीपनुमा शेप है। याद रखना कि खांसी पहाड़ी का शेप कैसा है? कीपनुमा शेप है, खांसी का शेप कीपनुमा है। कीपनुमा शेप होने के कारण ऐसे फसल है, और सुनो, जैसे हवाएं जाकर के मानसूनी हवाएं उसमें घुसी कि खुदे फंस जाता है कि हम आ कहाँ गए, अब लगेगा उसी में घूम निकलने के लिए तबाह होने, और जितना जो है टकराएगा उतने वर्षा कराएगा, जितना चारों तरफ टकराता है घूम घूम के वर्षा कराता है। हमारे यहाँ ऐसे हवाएं बह के निकल जाती है ना वर्षा कराते हुए,
और वहां क्या है कि एकदम ऐसे घूम करके टकरा करके वर्षा कराता है, जगह ही नहीं है निकलने का। तो सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होता है। पूछेगा कि सर खांसी पहाड़ी पर जो मासिन राम है वहां सबसे ज्यादा वर्षा होने के कारण क्या है, क्यों सबसे वर्षा ज्यादा हो रहा है। हाँ, एक तो कहिएगा कि खांसी पहाड़ी का शेप इसके लिए उत्तरदायी है। शेप कैसा है, तो किपनुमा टाइप का शेप है। उस किपनुमा शेप में मॉनसूनी हवाएं फंस जाती है और फिर उनको निकलने का जगह नहीं रहता है, स्टॉप हो जाती है और खूब जी भर के बरस लेते हैं। दूसरा भी कारण है इसका कि खांसी पहाड़ी बंगाल की खाड़ी शाखा के ठीक मध्य में आता है, बीच में आता है। तो पहली टकराहट भी यही होती है बंगाल की खाड़ी शाखा का, ये भी एक कारण है। ठीक है थे? यहीं से बंगाल की खाड़ी शाखा यहीं से चलेगा ना, और आकर के टकराएगा यहाँ गारो खासी और जयंतिया से। तो केवल एक जवाब दे देना, केवल एक जवाब दे देना, ये पर्याप्त जवाब नहीं है कि बंगाल की खाड़ी शाखा खांसी की पहाड़ियों से टकराती है। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी होगा तो आपको धर लेगा कि बताओ कि खांसी से टकरा गई तो गारो से भी टकराती है और जयंतिया से भी टकराती है। जो है वहां मिकिर रेंगमा, रेंगमा से तो इसलिए नहीं क्योंकि रेंगमा थोड़ा पैरेलल है ऐसे ही वहां, इसलिए रेंगमा प्रभाव नहीं कर पाता है और असम शुष्क क्षेत्रों में आ जाता है वहां। ठीक है, आ जाती है। दूसरा एक चीज और यहाँ पर आपको जानना है खासी पहाड़ी पर कि यहाँ कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला और यूरेनियम का भंडार है, यूरेनियम का भंडार है। कोयला और यूरेनियम का भंडार है। मेघालय पहाड़ी में कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, यूरेनियम और कोयला, वो भी कहाँ, खांसी पहाड़ी पर ही मिलते हैं। तीसरा हम लोगों का जयंतिया है। जयंतिया में कोई बातें नहीं, इनके नाम के सिवा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर आगे ये मिकिर है, मिकिर है, और मिकिर के बाद असम में चलोगे तो रेंगमा मिलेगा। असम में रेंगमा पहाड़ी, असम में कौन सा पहाड़ी है, रेंगमा पहाड़ी है, असम में रेंगमा पहाड़ी है। गारो खांसी जयंतिया और रेंगमा, मिकिर और रेंगमा, गारो खांसी जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। दिक्कत है, गारो खांसी जयंतिया, मिकिर और रेंगमा है। जी हाँ, गारो खांसी जयंतिया, मिकिर और रेंगमा है। दिक्कत है, नहीं है, आगे बढ़े। पूर्वी क्षेत्रों के बाद थोड़ा सा आप पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, जैसे नीलगिरी, पालकुंडा, नल्ला मलाई, शिवराय, जावदी, यही सब नाम आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, हेडिंग लगा लो। पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, महत्वपूर्ण पर्वत, पर्वतें, महत्वपूर्ण पर्वत, इंपॉर्टेंट हिल्स। पूर्वी घाट में कौन कौन से हिल्स हैं, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। लंबाई अप्रॉक्स कितने किलोमीटर की है इसकी, तो जहां पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर था, यही ये 1300 किलोमीटर का है। लंबाई इसका अप्रॉक्स 1300 किलोमीटर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट हिल्स मिलेंगे ना, अरे किलोमीटर ही क्यों याद आ रहा है, हाँ मीटर है। जो इम्पोर्टेंट हिल्स है, महत्वपूर्ण पर्वत है, वो महत्वपूर्ण पर्वत कौन कौन से हैं नीचे से एक बार लिख लीजिए। फिर आते हैं, आज ही पढ़ाते हैं भारत का कौन सा क्षेत्र, समतल मैदान। इम्पोर्टेंट हिल्स कौन कौन से हैं,
नीलगिरी है, नीलगिरी है, नीलगिरी है, नीलगिरी है। दूसरा नंबर पालकोंडा, पालकोंडा, नीलगिरी, पालकोंडा, जी हाँ, पालकोंडा, पालकोंडा। नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में, ठीक है, नल्ला मलाई। सेवराय कोमा जावदी, सेवराय इसी में लगा देना, सेवराय कौन सी पहाड़ी है, सेवराय, सेवराय। और नेक्स्ट क्या है, जावदी है, सेवराय और जावदी है, सेवराय और जावदी है। नीलगिरी, पालकोंडा, नल्ला मलाई, सेवराय और जावदी। नीलगिरी, पालकोंडा, नल्ला मलाई, सेवराय और जावदी। दिक्कत है, इतना ही नाम ही पढ़ना है इसमें। पूर्वी घाट जो नीलगिरी, पालकोंडा, नल्ला मलाई, सेवराय और जावदी है ना, महेंद्रगिरी इसमें नहीं आता है, वो पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है। ये दक्षिण से उत्तर, जी हाँ। एक काम करेंगे और आप चलेंगे, हाँ जी, जावड़ी सब उड़ीसा तटों के पर मिलेंगे इधर। यहाँ ये बोर्ड पर रहिए। आपने पिछले क्लास में हिमालय को पढ़ा था, हिमालय पढ़े थे। हिमालय के जैसे ही सबसे यंग माउंटेन शिवालिक को क्रॉस करोगे, जैसे ही शिवालिक को क्रॉस करोगे, तो शिवालिक को जैसे ही क्रॉस करोगे तो वहां से एक संरचना मिलने लगता है। कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सी संरचना है, किसका फॉर्मेशन हुआ है, तो भाबर क्षेत्रों का वहां फॉर्मेशन जो हुआ है। ये भाबर क्षेत्र कौन से क्षेत्र है, बोलो मत मेरे भाई, भाबर क्षेत्र कौन से क्षेत्र है, तो यहाँ गुलास मिलते हैं, यहाँ गुलास मिलते हैं, और जो सरिताएं ऊपर से आ रही हैं, ये सरिताएं इनमें विलुप्त हो जाती है, इनमें विलुप्त हो जाती है। अब पूरे क्षेत्रों में, सब क्षेत्रों में इसमें गुलास में ही मिलते हैं, यहाँ पूरे गुलास में ही मिलते हैं। ये भाबर बना लेना ऐसे, यहाँ हर क्षेत्र में जो है ये गुलास में वगैरह मिलेगा, बजड़ी कंकड़ मिलेगा, बजड़ी कंकड़ मिलेगा। इसकी विशेषता क्या है कि ये गैर कृषि क्षेत्र है, कृषि यहाँ मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के मिट्टी में गुलास में है, और इन गुलासमों के बीच में सरिताएं आकर के और विलुप्त हो जाती हैं, सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं। प्रदेश कौन सा कहा जाएगा ये, हाँ भाबर प्रदेश कहा जाएगा। अंग्रेजी में सीधे सीधे लिख लेते हैं, भाबर प्रदेश कहा जाएगा, भाबर कहा जाएगा इसी को, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है, गुलास मिलेगा, और गुलास में जाकर के नदियां विलुप्त हो जाती हैं। दिक्कत है। जस्ट इसके नीचे तराई मिलेगा, और जो तराई रीजन से ये पतली पट्टी दिख रहा होगा, भाबर किन क्षेत्रों में है, सिंधु से लेकर के और पूरे दिहांग तक, सिंधु से लेकर के इंडस टू दिहांग अरुणाचल प्रदेश पर्वत पादीय क्षेत्रों में भाबर का विकास हुआ है, जहां गुलास में बजड़ी कंकर मोटा बालू का निक्षेप पाया जाता है। इसकी विशेषता रही है। तराई में क्या है,
तराई में क्या है कि यहाँ, जी हाँ, ये उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ नदियां फिर से अपने स्वरूपों में आ जाती है। नदियां अपने फिर से स्वरूपों में आ जाती है। जैसे नदी बह रही थी ना, वैसे पुनः यहाँ प्रकट होने लगती है। जो नदी यहाँ विलुप्त हुई थी, वही नदी फिर से यहाँ एक बार प्रकट हो जाएगी, एक बार प्रकट हो जाएगी। अब देखना, यही नदी मिल करके और खादर तथा बांगर का मैदान बनाया है। खादर और बांगर का मैदान बनाया। यहाँ अगर ये क्षेत्र देखो, एक ही में बनाना है, खादर और बांगर एकदम अलग अलग नहीं। ये बांगर है और ये खादर है, ये खादर है, ये खादर है। खादर की विशेषता क्या है इधर से, कि नदियां जो है प्रतिवर्ष इसमें बाढ़ वगैरह वाला लाती है, ही है ना, इसे निकाल देना। ये हो गया। फिर इसके बाद एक क्षेत्र किसका बनेगा, तो यहां बन रहा है ना, किसका क्षेत्र बना रहा है, बांगर बन रहा है। फिर बांगर बन रहा है। फिर इसके बीच में खादर होगा, क्योंकि नदियों का तो संजाल बिछा है, नदियों का संजाल बिछा है। इसमें नदियों का प्रवाह होगा, किसी न किसी नदी का प्रवाह होगा। ये बांगर है, ये बांगर है, जबकि यहाँ खादर क्षेत्र है, ये खादर क्षेत्र है। सबके बारे में एक एक लाइन, एक एक लाइन लिख लेना है, एक एक लाइन लिख लेना है। लिखे आ तराई, तराई तो लिख ही दिया है ना, तराई तो वहां बना ही दिया है, छोटा सा बीच वाला, ये तराई, तराई, ठीक है, ये तराई। ये कौन है भाई, अर्चना जी, नया नया एडमिशन लिए हैं क्या आप, ये पूछ रहे हैं क्लास कितने बजे से शुरू होती है। ये तो इंक्वायरी पर आपको मिला होगा कि क्लास कितने बजे से चलेगा। 9 बजे से मेरा क्लास होता है ज्योग्राफी का। ठीक है, आगे बढ़ाए। हाँ लिखिए लिखिए, प्रेम से लिखिए, प्रेम से बनाइए, प्रेम से बनाओ। देखो, भाबर, तराई, बांगर और खादर। अब सबके बारे में दो दो लाइन एक्सप्लेन भी लिखवा भी देते हैं, ताकि आप समस्याओं से आजीवन मुक्त हो जाओ। ठीक है, 9 बजे से क्लास चलता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। भाबर प्रदेश किसे कहा जाता है, भाबर रीजन्स। एक लाइन भाबर को एक्सप्लेन करो, भाबर कहते किसको हैं। बस काम की बातें लिखे, सिंधु से दिहांग तक, यहाँ भाबर में सिंधु से दिहांग तक, सिंधु से दिहांग तक फैला है। फैला है, इसमें नदियों के, इसमें नदियों के
मोटे अवसाद सेडिमेंट, मोटे अवसाद सेडिमेंट प्राप्त होते हैं, नदियों के मोटे अवसाद प्राप्त होते हैं, मोटे अवसाद प्राप्त होते हैं, मोटे अवसाद प्राप्त होते हैं। क्या मोटे अवसाद मिलेंगे मेरे भाई? तो लिख लेना कि इसमें गुलास्म होगा, सबसे बड़ा क्या होगा? गुलास्म होगा। लिखते जाइए, गुलास्म, बजरी, कंकड़, बालू, कंकड़, बालू, कंकड़, बालू। यहां छोटी नदियां, शॉर्ट रिवर और सरिता विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ छोटी नदियां और सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं, छुप जाती हैं, हिडन रूप में होती हैं। सरिता छुप जाती हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको? छुप जाना। हाँ, डिसअपियर हो जाती है निश्चित रूप से। अरे वहां अपियर नहीं रहती है, वो डिसअपियर हो जाती हैं, छुप जाती हैं। बहुत अच्छी बात है। नदियां, छोटी नदियां जो होती हैं, सरिताएं जो होती हैं, वो डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट। हाँ, सरिता रिवर है। आगे आ जाओ, नीचे तराई, बात थोड़ा तराई पर भी कर लेंगे। इसका ढाल जो होता है, ये ढाल अक्सर पूछा है, 1:1000 का ढाल होता है तराई क्षेत्रों में। जी हाँ, इसका तराई क्षेत्रों का ढाल। दूसरा, एक काम की बात करिएगा, और कि यहाँ का भौम जल स्तर क्या है। अब एक बात बताओ, भौम जल स्तर पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? भौम जल स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, सीधी बात है। आप यदि कभी तराई क्षेत्रों में सफर किए हो, तो आप कोई कोई ऐसा नलकूप टाइप का थी, बोरिंग टाइप का संरचना देखे होंगे, कल वगैरह, जो अपने आप ही पानी देते रहता है और पूरे 24 घंटा पानी गिरते रहता है, क्योंकि वहां जल स्तर 10 से 15 फीट का होता ही है। 15 फीट गाढ़ो पानी निकल के ऊपर हो जाता है। वाह, कहाँ घर है तुम्हारा? मधेपुरा में तो वाटर लेवल का वो हालात नहीं है। हाँ, लेकिन उतना भी नहीं है मधेपुरा वगैरह में। मधेपुरा क्षेत्र जो है वो उतना भी नहीं है। तराई रीजन्स की हम लोग बात करें, वो तराई रीजन्स थोड़े है। हो सकता है कुछ किसी क्षेत्र में, हो सकता है कि बोरिंग बहुत अंदर गया होगा और वो चीज निकल गई। हाँ सुनिए, तराई क्षेत्र पर बात कर लो। तराई क्षेत्र कौन सा है? जैसे नेपाल तराई का क्षेत्र होता है। नेपाल में हम लोग का पश्चिमी चंपारण का कुछ हिस्सा तराई रीजन से, जैसे थरुहट जो क्षेत्र है, एक बिहार का एक रीजन से, जहां थारू जनजाति वास करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? थरुहट रीजन से। तो ये थरुहट रीजन तो उन्हीं क्षेत्रों में तो है जहाँ वाल्मीकि नगर से लेकर के और पूरा भिकना पहाड़ी वगैरह तक। भिकना पहाड़ी, अब अपना भिकना पहाड़ी मत आ जाना, वो भिकना ठोरी है। पटना में पढ़ाइए तो समझेगा कि अच्छा भिकना पहाड़ी बातें हो रही है सर। कुछ तो ऐसे भी इसमें बैठे रहते हैं क्लास में कि भिकना पहाड़ी, तो उसको याद आने लगता है कि वो अब समझ में आ रहा है भिकना पहाड़ी जूस वाला दुकान। ठीक है, ऐसे नहीं। चलिए ठीक है, एक लाइन लिखो तराई में। तराई में लिखेगा, ढाल छोड़िए, आगे बढ़िए। यहाँ नदियां पुनः प्रकट होती है। 1:1000, 3 बार बोले थे, लिखे होंगे तो अच्छी बात है। यहाँ नदियां पुनः प्रकट होती है। यहाँ नदियां पुनः प्रकट होती हैं।
जो तराई रीजन से, इस तराई रीजन्स में नदियां पुनः प्रकट हो जाती है। वो नदी जो घूंघट में छुपी थी, कहाँ, भाबर में, अब फिर एक बार घूंघट हटा लेती है कि आ गए। पता है ना, जब आपको, हाँ, दुल्हन एक बार चौखट पार कर जाए तब फिर उसको बंद करना आसान नहीं है, नहीं है। कुछ तो ये भी कहता है कि सर, हाँ, इसलिए होशियार आदमी उसको निकालता ही नहीं है कि सर जीवन भर थोड़ा सा मुक्त रहेंगे, नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, देखा है कि नहीं तुम लोग? एक खरबूजा कट गया, पक गया, तो खरबूजा वाला पूरा खेत का खेत काट देता है, देखा है कभी? उसको पता है कि खरबूजा पक गया होगा, तो अगर पड़ोसी का निकल गई तो आपकी वाले भी नहीं रहेगी, उसको भी निकलता है। और मैं तो महिला का समर्थन कहूँ है कि नहीं है मैं तो कभी कुछ बोलता नहीं हूँ। मैं तो महिलाओं का इसलिए समर्थन करता रहा कि सर, जब महिलाएं उस घूंघट में और आधी खुली खिड़की से ये संसार देखती होंगी तो उनको ये संसार कैसा लगता होगा। सोचो कितनी दर्द होती है हमको सोच के भी, कि जो महिलाएं अपना जीवन जो है, हाँ, कुछ सोच रहा है कि सर नागिन बिल के अंदर ही अच्छी है कि नहीं ऐसा वाला बात नहीं है रे भाई। सुनो, उस महिलाओं पर सोचना जो आधी खिली खिड़की से, देखा एक दुल्हन जो है जब घर आती है ना, तो वो दुनिया को देखना होता है तो पूरा खिड़की भी नहीं खोल पाती है, थोड़ा सा खिड़की खोल करके ये संसार देखती है। उसको ये संसार कैसा दिखता होगा, आधा अधूरा दिखता होगा ना। ये घूंघट को उठा नहीं पाती है, उसको संसार कैसा दिखता होगा। इसी का नाम शोषण है, इसी का नाम शोषण है। और महिलाओं ने हजारों वर्षों तक संघर्ष करके पुरुष को नहीं चाहते के बाद भी उन्होंने अपना अधिकार प्राप्त किया है। देखो, सबकी बीवी स्वतंत्र हो, मेरी वाली को छोड़ के, ये पूरी दुनिया का रूल है सच बोल रहे हैं। संसद में कानून बनते हैं, वहां टेबल कुर्सी पीटा जाता है, घर में मैडम पूछती है कि क्या बात, कमाल हुआ, अरे तुम्हारे लिए थोड़े, तुम मेरी ये संस्कारी हो, सभ्यकारी हो, पति की अनुमति के बिना नहीं जा सकती है, छोड़ो, वो सब गंवार तंत्र के लोगों के लिए है। ऐसी बातें ना करे, ऐसी बातें ना करे, इसकी घोर निंदा करते हैं। आप लोगों में सच बोलता हूं, कितने लोग एक्सेप्ट करोगे, आपकी ब्याह शादी होगी, बीवियां होंगी, आपके दोस्त हो, बिना आपसे पूछे एक दो दिन कहीं चले जाए, अब फिर घर आए, आपके दिमाग में अच्छी बात आ ही नहीं सकती है, वाह क्या शानदार आदमी मिला ही, अरे तुमको इधर आओ, नोबेल दिलवाते हैं। दुनिया का एक लौता आदमी मिला है जो कि कहा काम से गई होगी। 1000 लोगों पर सर्वे करो तो एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि काम से गई होगी। उसके मन में गलत दुर्भावनाएं आ ही जाती है। तो आखिर ये महिलाओं के साथ ही क्यों नहीं है? पुरुष कहीं गया, मोबाइल बंद हो जाए कोई बात नहीं, अब महिला का मोबाइल बंद हो जाए तो खतरा है भाई, डेंजर बातें है कि नहीं है? बहुत सब लोगों को जिम्मेदारियां हैं, ये सब लोग बहुत शोषण का शिकार अभी भी है, अभी भी है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको अभी भी इसमें इन्फॉर्म करना पड़ता होगा कि देखो हम कोचिंग पहुंच चुके हैं, उनके प्रति मेरी संवेदना है, और अब कोचिंग से निकल रहे हैं और रूम पहुंच गए होंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे अभी दुनिया में कि उनको इन्फॉर्म करना होता है। कोई कहता है कि नहीं अभी नहीं पहुंची, तो देखो बेंच भी देख लो, अब पहुंच गए, तब उसको सुकून मिलता है कि अब पहुंच गए, है कि नहीं है? फिर घर भी पहुंच जाते हैं। इस मानसिकता से थोड़ा निकलने की जरूरत है, निकलने की जरूरत है। और आप टीचर जा रहे हो बनने के लिए, तो टीचर अगर बन रहे हो तो आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप जरूर समाज में समता मूलक स्थिति को बनाइएगा, ताकि समाज एक समता मूलक समाज बने, समता मूलक समाज बने। आज वही देश विकसित देश है, आज वही देश सशक्त देश है, आज वही देश सबसे अच्छा कर रहे हैं जहां इन चीजों से जो ऊपर उठ करके सोच रहे हैं। देखो फिनलैंड में देख लो, स्विट्जरलैंड में देख लो, डेनमार्क की हालात देखो, ये सब हर इंडेक्स में शीर्षस्थ स्थान पर है। कारण क्या है? इन लोगों ने समता मूलक समाज बना दिया। ठीक है, हमारे यहां एक ब्याह पकड़ा गया तो अच्छा हो या बुरा हो, 7 जन्म काटने की बात आ जाती है।
अब पता चला कि महिला भी डिप्रेशन में और पुरुष भी डिप्रेशन में है कि नहीं है। वो भी क्यों इतना आगे है कि ठीक है उनका कंटेक्ट है कि चलो भाई आपके साथ मेरा कंटेक्ट नहीं है, ठीक हो रहा है तो तुम भी एगो एफिडेविट दे दो, एगो हम भी दे देते हैं, आधे करके दोनों निकल जाते हैं। फिर कल से इस प्रेशर से हट गया, अपना अपना काम शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा सरकार से भी हम बोलते रहते हैं, अब उतना औकात तो है नहीं कि सरकार को डायरेक्ट बोल दें कि सर ब्याह विच्छेद पर थोड़ा कानून थोड़ा सा और ढीला करिए। विवाह विच्छेद अभी बहुत तगड़ा है कि नहीं है। बेचारा सैकड़ों युवा बिहार में और युवतियां भी ब्याह विच्छेद के लिए तड़प रही हैं। पता है इन लोगों का तारीख आता है 1.5 साल में एक बार, इनका डेट पड़ता है परिवार न्यायालय में, 1.5 साल में एक बार बुलाया जाता है। और जज साहब इतना ही पूछते हैं कि बताओ इस 1.5 साल में कोई किसी को मैसेज किया। लड़का मोबाइल रख देता है कि सर देख लो, चेक करवा लो। हमने मैसेज तो दूर, इसका नाम तक मोबाइल में नहीं लिया। लड़की बोलती है हमको भी नहीं चाहिए, तो कहता ठीक है अगले 1.5 साल तक फिर देखिए। मतलब अंतिम चांस तक देखा जाता है कि कहीं बातें बन जाए। ये एक तरफ से ठीक है, जबकि दूसरी तरफ से इसका निगेटिव परिणाम भी है कि इतना भी तगड़े नहीं हो, क्योंकि 100% लोग अच्छे ही थोड़े हैं। हो सकता है कि कहीं कहीं कुछ संगतियां आ जाती है तो ठीक है, चॉइस गलत हो सकता है किसी का, है कि नहीं है। लेकिन अब हटाओ, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो कहेगा ज्यादा बोल दिए। नहीं अब निकलने दो, इससे निकलने दो हमको। हाँ हाँ, तराई क्षेत्र में पहुंचते हैं। हम्म, तराई क्षेत्र में पहुंचाते हैं तुम लोगों को। हाँ हाँ, ना ना ना, निकलना पड़ता है। हमको भी नहीं पकड़ता है रे। कैसे आदमी है आप लोग बताइए तो। हाँ? जिसी का जिसका शस्त्र उसी पर चला रहा है। हमने शिव पुराण में पढ़ा है सर कि जिसे शस्त्र लिए हो दूसरे पर चलाओ। अब महिषासुर बन के हम ही पर चला दिया। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, अच्छी बात है। पर्सनल क्वेश्चन नॉट अलाउड, है कि नहीं है। अब अपना व्यक्तिगत जीवन आपको बताए ठीक नहीं है। वो भी ऑफलाइन रहता तो भला बातें हो जाती, ऑनलाइन भी चल रहा है ना, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, ना ना, कोई बातें नहीं हो, कोई व्यक्तिगत बातें नहीं। हाँ मैं मैरिड हूँ, मैं मैरिड हूँ, सीधे सीधे डंके के चोट पर, है कि नहीं है। और बहुमुखी आदमी भी है, ठीक है। दूसरा, बहुत तटस्थ इंसान भी है। आप कहीं भी मेरे जीवन में एक खोज नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि मेरा जीवन थोड़ा अलग टाइप का जीवन है। मैं दिन भर अपने कामों में रहता हूँ और बस हमको अपने काम से मोहब्बत है, और बहुत मोहब्बत है कि नहीं है। मैं सोचता हूँ कि अच्छा से अच्छा करूँ, और इसी अच्छा करने के प्रक्रम में मैं लगातार बने रहता हूँ। कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं, किसी का फोन तो लन फन नहीं, कभी किसी ने हमारा नंबर लिया नहीं। कितना तो रोज परेशान होता है, हम कहा मैनेजमेंट पर फोन करिएगा, यूट्यूब पर मांगता है बहुत है। हमने कहा मैनेजमेंट में फोन करना, मैनेजमेंट के फोन से हम बात कर लेंगे। अब मेरा फोन लो, अब पता ना जो है एक दो को फोन मिल गया नंबर, अब सुबह 5 बजे जो है मार देता है गुड मॉर्निंग, 300-400 गुड मॉर्निंग आ गया होगा, नो रिप्लाई, नो रिप्लाई, है कि नहीं है। क्योंकि काम की बातें की रिप्लाई हो जाएगी, तो आप उसमें सीधे करो कि काम की बातें क्या है, उसी का गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। ये दरवाजा की तरह है, ये सुबह उठ के खोल देता है और शाम में उठ के बंद करना ही करना है। नहीं करना मतलब लगता है कि इसमें चोर घुस जाएगा। कुछ तो नहीं करते हैं तो कल होकर के उनके यहाँ लड़ाइयाँ भी होती है, कुछ होकर के लड़ाइयाँ भी होती है कि तुमने कल रात में गुड नाइट क्यों नहीं बोला रे। दरवाजा है कि बंद खुला छोड़ दिए हम, अपराध हो गया। बच जाइए इससे। जब बातें छिड़ ही गई है तो आज फाइनल हो जाएगी हर हाल में कि अगर किसी के अंदर में ऐसी चीजें है, अब तुम पढ़ रहा है एकदम किताब के धुन में, आज सामने वाला इंतजार कर रहा है गुड नाइट का, ये गुड नाइट आ जाता तो सो जाते रे। अगर तुम्हारी नींद केवल गुड नाइट से आ जाती है, मतलब तुम्हारे जैसा नकारा इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। एक तरफ पूरे, हाँ हाँ, एक तरफ पूरे मम्मी पापा का उम्मीद है, अरमान है, और आज तुम कर क्या रहे हो, गुड नाइट।
सच्चाई एक भी है कि आज तुम जिसके फेर में पड़े हो ना, कल अगर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए स्कूल में, तो कल उस आदमी को छोड़ के भाग जाओगे। तुमको दिखेगा तुम्हारा दहेज, तुमको दिखेगा उससे सुंदर सुंदर और आदमी। और लड़कियों को भी देखो, लड़का तो कंप्रोमाइज कर लेता है। हमने यही देखा है दुनिया में कि लड़कियां कंप्रोमाइज नहीं करती हैं, और बहुत अच्छी बात है, उनके इस साइकोलॉजी को सैल्यूट है। वो तो अंतिम समय में 40 साल पर भी अपना निर्णय बदल लेती है, 50 साल पर भी निर्णय बदल लेती है कि चलो लगता है कि फर्स्ट सेकंड गलत था, तीसरे पर भी आजमा लेंगे। अब मत रोवाओ। हाँ, इतिहास है, इस देश का इतिहास गवाह है कि नहीं है? गवाह है सर, इस देश का इतिहास गवाह है। लेकिन अब नाम मत रखो। हाँ देखो, कौन मौर्य तौर्या का नाम रख दिया, एकदम उसको नाम नहीं लेना है मेरे भाई। यही कहेंगे कि आप नौकरी ले लो, और महिलाएं आप तभी स्वतंत्र हो सकती हैं, सशक्त हो सकती हैं, जब आपके पास इकोनॉमिकल पावर होगा। जब तक इकोनॉमिकल पावर नहीं होगा, आप सशक्त नहीं हो सकती हैं। आप शोषण का शिकार होते रहिएगा। शोषण से बचने का एक ही उपाय है। देखिए, महिलाओं पर शोषण कौन करता है? घर में शोषण होता है, जग जाहिर है। मैं भी एक पुरुषवादी व्यक्ति हूं, मैं भी उससे नहीं बचा हूं, सच्चाई है। जो भी आप सब बैठे हो उससे नहीं बचे हो, तब महिलाएं कैसे? अरे मैं तो कह रहा हूं ना कि मैं भी नहीं बचा हूं। अब कोई पूछता सोच रहा कैसे करता है मास्टर। अरे गजब हाल है, ये सोचे नहीं तो है ना, हराओ इसको। अब कोई अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए हटाइए, तराई पर नहीं, अब निकाल दो इसे। ये सॉफ्टवेयर है ना, घूम जाता है दिमाग में। घूम गया तो केवल यही आएगा, इसीलिए मैं इस सब में फंसता नहीं हूं। जब ये सॉफ्टवेयर है घूम गया तो सब इसी में आ जाएगा, तो इसको बुलाना नहीं है आज। लेकिन एकदम याद रखना है कि इसमें मैक्सिमम लोगों का TRE3 भी है ना, TRE3 है ना। TRE3 जून में आपका होके रहेगा, किसी कीमत में डेट नहीं बढ़ना है। अगर जून नहीं, मई में कैसे होगा? जून में अगर हो के रहेगा तो जून में समय कितना है आपके पास? अब 1 महीना, मतलब 40-45 दिन का समय है। अगर इस 45 दिन में आपके अंदर में कोई सी भी बुराई हो जो आपको सफल होने से रोक रहा हो, उसको तुरंत खत्म करिए। जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है कि जो आपके समय को खराब करता है। रोना धोना, बाबू सोना, ये सब खत्म करिए। हाँ, कुछ है कि एकदम 12 बजे रात के पकड़ के फोन पकड़ के रोता है। हम निकलते हैं इधर से ना, यहाँ से, तो इस रोड में रोते हुए मिल जाएगा। कहिएगा तो बिरजा जी से पूछिएगा, मिलता है सब रोड में। रो पकड़ के वो सीढ़ी पर रो रहा था एक दिन। हम कहे बिरजा जी से, बिरजा जी इसको उठा के लाइए, तो कहे सर छोड़ दीजिए सर, आहत है। हम कहे आहत है, इसको जूता निकाल के मारिए कि कैसे आहत है ये। तो उन चीजों से निकलिए। 45 दिन और एक तरफ आपका जीवन है। अगला TRE4 आसान नहीं होगा। मैं इस बार कह रहा हूं ना कि TRE4 आसान नहीं होगा। TRE3 से ज्यादा कैंडिडेट अपीयर होंगे, और नया कैंडिडेट कुछ ज्यादा एनर्जी लेके आ रहा है। जो अभी नया सीटेट पास किया है और अभी बीएड वगैरह करके आ रहा है ना, आप लोगों में मैक्सिमम लोगों से ज्यादा पोटेंशियल लेकर के वो पहुंच रहा है। और जी हाँ, और जब वो भी इसमें पहुंचेगा तो इस भीड़ को और शानदार बना देगा। तो जरूरत है कि जो सामने है उसका हर हाल में फतह होना चाहिए, और दिन रात एक करके फतह होना चाहिए। कुछ भी कर जाओ, मैं तो ये भी कहता हूं कि नहीं हो पाता है तो जहर पी लो, लेकिन इससे निकलो। क्या करेगा? हाँ क्या करेगा? हाँ, जहर पीने का मतलब मैं सल्फास वाला नहीं बोला हूं। हाँ, नहीं तो फिर जो है अभी पता चला कि ऑनलाइन भी है, खतरा हो जाएगा। सुनो, अगर नहीं होता है तो आप कुछ भी आंख में मिर्चा डाल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पढ़ो। नहीं पढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा? 45 दिन गिन लीजिएगा, आज से जाके घर में जाके काट लेना है। 45 दिन आपका जीवन बराबर 45 दिन। 45 दिन से ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी सब दुनिया से निकलो, ठीक है। हकीकत है कि इससे निकलना पड़ेगा, और सब चीजों को आज हमने बहुत बता भी दिया, बोल भी दिया। इतना बोलते नहीं है हम अक्सर क्लास में, लेकिन पता नहीं ये आ कैसे गया।
मैं बड़ा टू द पॉइंट रहता हूँ, नहीं सही नहीं है। हैं? हाँ, ये कह रही है कि सर सही नहीं है। अच्छा आप तराई शुरू करें, कर रहे हैं तराई शुरू, चिंता मत करिए, आने दीजिए ना सॉफ्टवेयर के फिर से। हाँ हो गया, बहुत बातें हो गई, बहुत बातें हो गई। हाँ अरे देखिए सुनो, ये सब लोग का सोचे कि सर ये आना चाहिए। मेरे भाई आप हमसे मोटिवेशन के लिए मत पढ़ो। अगर आपसे अपने खुद में मोटिवेशन जनरेट नहीं होती है तो झंड में जाए जिंदगी। आप मोटिवेशन पढ़ने आए हो, मैं आपको रोज 15-20 मिनट 30 मिनट अगर मोटिवेट करके खराब करूं तो अच्छा लगेगा? 2 4 5 शायरी याद करके आए, क्लास में शायरी सुनाए तो मजा आएगा? एकदम नहीं। मोटिवेट खुद से होना है, और मोटिवेशन तो अपने आप में पैदा होता है। अपना मोटिवेशन तो कोई दे ही नहीं सकता है। मैं यहां हंसा दूंगा वो इंटरटेन होगा, मोटिवेशन नहीं है। क्योंकि यहां से निकलोगे फिर पुरानी कहानी वही शुरू हो जाएगी। ये तो जिद अपने अंदर पालना पड़ता है ना। सुबह जगने के साथ ही अगर आपका गोल आपके दिमाग में सेट है, वो मोटिवेशन है ना। आपके मम्मी और पापा अगर आपके वहां यदि आपका दिमाग सेट है, वो मोटिवेशन है ना। ये जो है विवेक बिंद्रा और वो कौन है, संदीप महेश्वरी, वो मोटिवेशन देगा? वो सब फालतू है, ये कौन सी का मोटिवेशन देगा वो सब? अरे हमारे अभिभावक किसान हैं, हमारे अभिभावक सामान्य व्यक्ति हैं, हमारे अभिभावक खेतों में काम करते हैं। उनसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए क्या होगा कि इस धूप में, मई में, अप्रैल में वो दोपहरिया दोपहरिया तक खेतों में काम करवाते हैं, और हम तो एसी में बैठ करके काम कर रहे हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या मिलना है? और ये कब मिलेगा हमसे? कि जब जीवन में लगा देंगे। तो हम लोग सब लकड़ी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। एक बार ये चढ़ा है, दूसरा बार नहीं चढ़ेगा, जल जाएगा, फिर आपको जाना ही पड़ेगा। इसमें कोई आदमी भी स्टीलों का चम्मच लेके नहीं आया है, क्योंकि स्टील का चम्मच लेके भी आए रहते तो यहाँ नहीं बैठे होते, तो दूसरी जगह होते। अपवाद कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन सामान्य लोगों की हालात यही है कि हम लकड़ी का चम्मच लेके आए हैं। एक बार आपको अवसर मिला है जीवन बनाने का, अगर एक बार में बन गया तो बन गया, नहीं तो ये चम्मच जल के खत्म हो जाएगा, और फिर आपका बचेगा हाथ, और इस दोजक रूपी पेट भरने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। ठीक है, छोड़ो हटाओ, बहुत बातें हो गई, अब इस बात से निकलते हैं। नहीं कोई बात नहीं, 5 मिनट ही तो पढ़ लेना। तराई पर बातें कर रहे थे आपसे। तराई में क्या है, तराई क्षेत्रों में कि यहां नदियां पुनः प्रकट होती है। तराई क्षेत्रों में नदियां पुनः प्रकट होती है। यहां नदियां पुनः प्रकट होती है, नदियां पुनः प्रकट होती है। दूसरा, विसर्प मार्ग में परिवर्तन। विसर्प मार्ग में परिवर्तन, ये जो विसर्पण है ना, ये बनते रहता है। विसर्प मार्ग में परिवर्तन, हाँ विसर्प मार्ग में परिवर्तन। अभ्रंशन भी होता है यहाँ पे, भ्रंशन भी हो, नहीं नहीं ये यहाँ नहीं होता है ना, वो तो वहां होगा भाबर में। ठीक है, विसर्प मार्ग में परिवर्तन, विसर्प हो जाना, टेढ़ा मेढ़ा, जिगजॉग, जिगजॉग रूप। ठीक है, विसर्प मार्ग में परिवर्तन, जिगजॉग रूप बना लेती है। बाढ़कारी स्थिति, बाढ़कारी स्थिति, जी हाँ तराई में बाढ़कारी स्थिति बनती है, बाढ़कारी स्थिति। अब एक बात बताओ कि अगर पूरे औपनिवेशिक काल को देखो तो औपनिवेशिक काल में सबसे ज्यादा शोषण किन क्षेत्र के लोगों को हुआ है? तराई क्षेत्र के लोगों का हुआ है, क्योंकि तराई क्षेत्र की भूमि बहुत उपजाऊ भूमि थी। तराई क्षेत्र की भूमि उपजाऊ भूमि थी, और उपजाऊ भूमि होने के कारण यहां एक बार ब्रिटिशर्स ने अगर इसको चख लिया तो कहा कि इसी में होगा नील की खेती। तो नील की खेती अगर बंगाल में भी हुआ तो बंगाल का क्षेत्र भी तराई क्षेत्र है, दार्जिलिंग वगैरह के पास से देखो तो पूरा तराई क्षेत्र है। नील की खेती चंपारण में हुआ तो चंपारण क्या तराई क्षेत्र में है? सीधी बात है। ये अस्थाई बंदोबस्त तो दूसरे क्षेत्र में भी रहा है, उड़ीसा में भी रहा है, उड़ीसा तराई थोड़े है।
तो सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ किसी क्षेत्र के किसानों का, वह क्षेत्र कौन सा है? तराई का क्षेत्र है। तराई के क्षेत्र में किसानों का शोषण हुआ था। किस रूप में? तो नील और गन्ने की खेती इनसे जबरन करवाई गई थी। नील और गन्ने की खेती। नील की खेती पर क्यों इतना ज्यादा आज भी पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? ये इसलिए क्योंकि वो खेती का स्वरूप ही ऐसा था। हम लोग के यहाँ तो वो खेतियां हुई। मैं चंपारण से बिलोंग्स करता हूँ। वो भी सुने थे कि जब नील की खेती होती थी तो जो गोरे लोग थे, वे गोरे लोग घोड़ा चढ़ के आते थे। घोड़ा चढ़ के आते थे और खेतों के तरफ जाते थे और घोड़ा से कूदते थे, ऊपर से कूदते थे। बड़े घोड़े थे, ईरानी घोड़े लेकर के आते थे। सबसे हाइट किसका होता है? ईरानी घोड़ा का। घोड़ा पर से कूदते थे। अगर उनको चोट आ गई, जख्म आ गई उन गोरों को, तो फिर किसानों पर कोड़ा बरसाते थे और तब तक मारते थे जब तक कि उनके चोट का दर्द खत्म न हो जाए। कहते थे कल फिर आएंगे। अब किसान घर नहीं जाता था, दिन रात उस खेत की जुताई करता था कि कल कम से कम बाबू को चोट न लगे, ना तो फिर मेरे पर कोड़ा बरसाएगा। ये नील की खेती का चरित्र चित्रण किया गया है। ऐसे शोषणकारी नीतियां थी। ऐसे ही थोड़े इतने लोगों ने अपनी शहादतों को दिया है। इसके गंभीरताओं में बहुत सारी बातें हैं। दूसरी क्या कि जहां एक बार नील की खेती हो जाए वो भूमि बंजर हो जाती थी। वो भूमि बंजर हो जाती थी और बंजर होने के बाद 5-6 साल तक बंजर हो जाते थे वो। अब बताओ, कोई अपने खेत में नील की खेती करना चाहेगा? नहीं। तीसरा, औने पौने दाम पर खरीद के ले जाते थे। जितना लागत था उतना भी नहीं देते थे। इसलिए सबसे ज्यादा शोषित किसान रहे तराई क्षेत्रों के। हम तो भूल ही गए कि हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। ज्योग्राफी पर ही बातें होगी कि सबसे ज्यादा शोषित कौन से लोग थे? हाँ, तराई क्षेत्रों के लोग सबसे ज्यादा शोषित थे। किस लिए शोषित थे? नील की खेतियां यहां हुआ करती थी। नील की खेतियों के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्धि प्राप्त को रहा है। आगे एक लाइन और लिखो। बांगर में, जी हाँ, बांगर में नेक्स्ट नेक्स्ट ये तराई क्षेत्रों में जो जल स्तर है 10 से 15 फीट का है। तराई क्षेत्रों में जल स्तर 10 से 15 फीट का होता है। 10 से 15 फीट का होता है। तराई क्षेत्रों में जल स्तर कितने फीट का हो? 10 से 15 फुट का होता है। 10 से 15 फीट का होता है। गैर बाढ़कारी क्षेत्र होता है। गैर बाढ़कारी क्षेत्र होता है। यहाँ फ्लड नहीं होते, कभी भी बाढ़ नहीं आता है। बांगर, बांगर पढ़ रहे हैं जी। बाढ़ नहीं होता है, गैर बाढ़कारी क्षेत्र होता है। गैर बाढ़कारी होता है बांगर। बांगर में पढ़ रहे हैं हम। आप तराई में लिख रहे थे क्या? बांगर हेडिंग लगा लो। बांगर पर बातें कर रहे थे कि बांगर कैसा क्षेत्र होता है? ये गैर बाढ़कारी क्षेत्र होता है। यहाँ कभी फ्लड्स होते ही नहीं है। गैर बाढ़कारी होता है। गैर बाढ़कारी होता है बांगर। गैर बाढ़कारी क्षेत्र होता है। नहीं, हार्ड होता है इस कारण नहीं मेरे भाई। किस कारण होता है ये भी बता दें। सुनो, ये नदियां जैसे है ना, तो इस नदियों का एक अपवाह क्षेत्र है। इस नदियों का एक अपवाह क्षेत्र है। इस नदी का ये अपवाह क्षेत्र देखो, ये नदी है तो यहाँ का जो क्षेत्र बनेगा ना, ये खादर है। तो नदियां में जब जल स्तर बढ़ेगा तो ये खादर के क्षेत्र, खादर के क्षेत्रों में ये बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आ जाता है। खादर के बाद का जो क्षेत्र है ये बांगर क्षेत्र है। यहाँ बाढ़ आते ही नहीं है क्योंकि ये उसके अपवाह क्षेत्र से बहुत दूर की बातें होती है, इसलिए बाढ़ नहीं आते हैं। अब देखो कि कभी कभी बांगर में भी आ रहा है। कारण क्या है सर? कि हम नदियों के अपवाह तंत्र को संकीर्ण करते जा रहे हैं। बहुत सारी प्रोजेक्ट हम नदियों पर लॉन्च कर दिए। बहुत सारे डैम हमने बना दिया। डैम जो है बना करके और नदियों को जो संकीर्ण किए, तो नदियों में घर बना रहे हैं कि घर में नदियां घुस रही है? हम नदी में अपना घर बनाते जा रहे हैं और नदी कभी अपना रास्ता देख ले तो बुरा। दूसरी बात कि जो है नदियों का
तलछट जो है, नदियों का तलछट जो है, नदियों का जो तल है, ये सेडिमेंट होने के कारण, अवसादीकरण के कारण ये उठता जा रहा है। देख रहा है ना, गहराई कम होते जा रही है। सिंपल समझे, समझो कि नदियों का गहराई कम होते जा रहा है। तो अगर नदियों का गहराई कम हो जाएगा तो उसका अपवाह क्षेत्र बढ़ेगा कि नहीं? और जैसे अपवाह क्षेत्र बढ़ेगा, बाढ़ फैला देगा, बाढ़ फैला देगा। तो नदियों का भी समय समय पर इसका सफाई होते रहना जरूरी है। अब कोसी जो है सबसे ज्यादा मार्ग बदल देती है, कोसी सबसे ज्यादा मार्ग बदल देती है। कोसी के मार्ग बदलने का कारण क्या है? अवसादीकरण, सेडिमेंटेशन। क्योंकि उसमें जितने भी सेडिमेंट आते हैं, अवसाद आते हैं, वह नदी को जो है छिछला बना देते हैं। शब्द क्या याद रखना, छिछला बना देते हैं। तो जैसे ही छिछला बनेगा तो उसका प्रवाह किसी और दिशा में शुरू हो जाएगा। ठीक है, वही छिछला बना दिया तो क्या किया मेरे भाई, यहां से ये नदियां चल गई ना, तो यहां से इसमें सेडिमेंटेशन हो रहा है। तो यहां यदि आकर के ये इकट्ठा होने लगे, तो इकट्ठा होने लगे तो नदियां तो छिछली हो गई। यहाँ जल स्तर ज्यादा है, तब ये क्या करेगा, तटबंधों को तोड़ करके नया रास्ता बना लेता है। सीधी कहानी है, इस पर दिक्कत है किसी को? नहीं है। कल कल जो है इंडिया का फिजियोग्राफी समाप्त हो जाएगा, कल एकदम अच्छे से पढ़ के आइएगा। नदियों का तो प्राकृतिक तटबंध ही होता है, दोनों किनारे। सिंपल जी, वही प्राकृतिक तटबंध है, दोनों किनारे।